हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गामा कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, आज से इस चैनल पे आपकी फ़िज़िक्स की एक नई सीरीज़ चालू हो रही है, जिसमें हम लोग 12th की पूरी फिज़िक्स को कवर करेंगे। जो ही बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास इंटर में 12th में, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपको इस चैनल पर पूरी फ़िज़िक्स 12th की पूरी फिज़िक्स आपको इस चैनल पर बाकायदा डिग्री क्लास के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। और सभी लोग क्या करेंगे कि क्लास में जब आएंगे तो कॉपी पेन लेकर के जितना मैं पढ़ाता जाऊँ उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे। नोट्स बनाने से आपको फिज़िक्स में अच्छा इंटरेस्ट आएगा और इंटरेस्ट आने पर आप फिज़िक्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिज़िक्स की हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फिज़िक्स सेकंड से। फिज़िक्स सेकंड में हम लोग ऑप्टिक्स से फिज़िक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक एक हेडिंग को, एक एक बात को ध्यान से सुनिए। यूनिट जो है बड़ी आसान है, अच्छी है, पढ़ने में मज़ा आएगा, लेकिन बस फोकस की ज़रूरत थोड़ी सी। ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल फोकस के साथ, बिल्कुल एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे और ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। तो बिना देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स सेकंड की स्टार्टिंग जो होती है वो ऑप्टिक्स से होती है। और अगर हम लोग ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्टिक्स को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। ठीक है, तो फिजिक्स सेकंड की स्टार्टिंग बेटा इसी यूनिट से होती है, इसी चैप्टर से होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। सबसे पहला वर्ड हमारे माइंड में ये आता है कि आखिर प्रकाशिकी है क्या, प्रकाशिकी वर्ड का मतलब क्या है। दोस्तों, प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स वर्ड का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में एक यूनिट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब अगर मन में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है या स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, तो हम लोग ये पढ़ाया जाता है वहाँ पर कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लोग एक स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, वो यूनिट कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी जो है, प्रकाशिकी एक ऐसी यूनिट है, या ये कहें कि ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जहाँ पर हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो प्रकाशिकी की परिभाषा सभी लोग लिख लीजिए कि प्रकाशिकी क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। ठीक, तो प्रकाशिकी का मतलब क्या हो गया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे, दोस्तों वो कहलाएगा प्रकाशिकी, यानी कि ऑप्टिक्स, यानी स्टडी ऑफ लाइट। प्रकाश का अध्ययन हम लोग जिस यूनिट में करेंगे वो कहलाएगी स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अध्ययन, और वो यूनिट कहलाएगी प्रकाशिकी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें, देखिए आज आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि हम लोग को आगे किस तरह से पढ़ना है, इस यूनिट को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, इसको किस तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे, और थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। बाकी हम लोग कल से क्या करेंगे कि प्रॉपर वे में क्लास को चालू करेंगे। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए पहली क्लास को बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े फोकस के साथ ध्यान समझिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। प्रकाश का अध्ययन, तो हम लोग ने सीखा कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, या जिस शाखा के अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिकी। ठीक, अब जो प्रकाश है दोस्तों, जो प्रकाश है वो दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से? देखिए दोस्तों, हम लोग को केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है कि प्रकाश जो होता है वो दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। वो दो गुण कौन कौन से हैं? पहला, हमें कुछ स्थितियों में प्रकाश एक कण की भांति दिखाई देता है, और कुछ स्थितियों में जो प्रकाश है वो हमको एक तरंग की भांति दिखाई देता है। ठीक,
तो कुछ स्थितियों में क्या होता है कि प्रकाश को हम कण मानकर चलते हैं, या प्रकाश जो होता है वो हमको एक कण की तरह कार्य करता है, हम लोग कण की एक भांति प्रदर्शित करते हैं किसको, प्रकाश को। ठीक, तो कुछ स्थितियों में प्रकाश जो होता है वो हमें एक कण की भांति लगता है या कण की भांति व्यवहार करता है, और कुछ स्थितियों में जो प्रकाश होता है वो एक तरंग की भांति कार्य करता है, यानी कि एक वेव की तरह कार्य करता है। प्रकाश की कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनको हम लोग प्रकाश को कण मान करके ही उनकी व्याख्या कर सकते हैं। प्रकाश को तरंग मान करके उन घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती, और प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनको हम लोग प्रकाश को तरंग मान करके ही उनकी व्याख्या कर सकते हैं, प्रकाश को कण मान करके उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। जैसे अगर हम लोग एक बात करें कि जब हम लोग प्रकाश को एक कण मानते हैं, ठीक, जब हम लोग प्रकाश को एक कण मानते हैं तो इसमें एक विशेष चीज़ होती है, क्या, कि जब हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके चलेंगे तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी एक कण है, कण मतलब जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम एक कण मान करके चलें और अगर हम इस मार्कर को एक सीधी रेखा में फेंकें या इस मार्कर को अगर हम इस तरह से फेंकें तो ये मार्कर एक सीधी रेखा में गति करेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम एक रेखा में फेंकते हैं तो वो हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती है, और अगर उसी कंडीशन को अगर देखें तो जब हम प्रकाश को एक कण मान करके चलते हैं तो प्रकाश भी, तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक, तो जब हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जो प्रकाश होगा वो सदैव सीधी रेखा में ही गमन करेगा। ठीक, सीधी रेखा में ही गमन करता है। सभी लोग ये सब पॉइंट अपनी कॉपी में लिखते रहें कि प्रकाश जो है वो सदैव सीधी रेखा में ही गमन करेगा। जब हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके चलेंगे तो हम लोग ये मानेंगे कि प्रकाश जो है वो सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, और जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, जब प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है तो जो प्रकाश का ये सरल रेखा वाला पथ है, जो प्रकाश का ये सरल रेखी पथ है, उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं किरण। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो प्रकाश का सरल रेखी पथ होता है, जो प्रकाश का सरल रेखी पथ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। यानी प्रकाश का सरल रेखी पथ ही क्या कहलाता है, किरण कहलाती है। ठीक, तो प्रकाश का जो सरल रेखी पथ होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है, किरण। यानी कि जब प्रकाश एक कण की तरह मानते हैं, जब हम लोग प्रकाश को एक कण की तरह मानते हैं और प्रकाश को हम और मानते हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश का जो एक सरल रेखी पथ होता है, जो सीधी रेखा का जो पथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं किरण। ठीक है दोस्तों, तो और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको कि जो किरण है, मतलब प्रकाश को अगर हम लोग, प्रकाश का सरल रेखी पथ जो होता है वो किरण कहलाता है। और एक सबसे खास बात कि जैसे किरण है, एक कोई अगर रेखा होती है तो उसको हम क्या मानते हैं, किरण। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो किरणों का समूह होता है, अगर किरणों का समूह आ जाए, अगर किरणों का समूह आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं पुंज, या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बीम। ठीक, तो किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं क्या, पुंज, या इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं बीम। तो किरणों का समूह क्या कहलाता है, पुंज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो किरणों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, पुंज कहलाता है। तो अगर एक किरण है तब तो वो हो जाएगा, मतलब तब तो वो किरण है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक ये रेखा आ रही है, ठीक, तो ये क्या है, रे। अगर ये कोई एक रेखा है, अगर ये केवल एक किरण आ रही है तो ये क्या है, रे। लेकिन अगर किरणों का समूह है, ठीक, तो अगर किरणों का समूह है तो ये क्या क्या कहलाता है, बीम। यानी कि
जिसको हम लोग कहते हैं पुंज कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रकाशिकी क्या है। प्रकाश के भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे वो कहलाएगी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब प्रकाश का अध्ययन। ठीक, प्रकाश दो तरह से हम लोग को शो होता है, दो तरह से हम लोग को प्रदर्शित होता है, एक कण की तरह और एक होता है तरंग की तरह। और जो प्रकाश की ये दोनों प्रकृति है, जो प्रकाश की ये दोनों प्रकृति हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति। इस बात को यहाँ पर लिखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति, यानी कि इसका द्वैत जो व्यवहार होता है, यानी कि दो तरह का जो व्यवहार होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। ठीक, तो ये प्रकाश की क्या हो गई, ये द्वैती प्रकृति है कि प्रकाश दो तरह का व्यवहार शो करता है, एक कण का और एक किसका, तरंग का, एक पार्टिकल का और एक वेव का। और जब हम प्रकाश को एक कण मान करके चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है, और जो प्रकाश का ये सीधी रेखा वाला पथ है, जो सरल रेखा वाला पथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं किरण। जब एक रेखा होती है तो उसको हम लोग किरण बोलते हैं, और जब एक किरणों का समूह बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पुंज, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं बीम। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसमें हम लोग प्रकाश को केवल कण ही मान सकते हैं, और कण मान करके ही केवल हम उन घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं। तो प्रकाश की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिनको हम लोग केवल कण मान करके ही इनकी व्याख्या कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहली घटना तो दोस्तों ये है कि प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो ऐसी घटना है, वो प्रकाश की ऐसी घटना है जिसमें हम लोग प्रकाश को केवल और केवल एक कण मानकर ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं। दोस्तों परावर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। परावर्तन मतलब होता है दोस्तों रिफ्लेक्शन। और जो दूसरी घटना है जिसको हम लोग जिस घटना में हमको पदार्थ प्रकाश को एक कण मानना होता है और हम कण के माध्यम से ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं दोस्तों, वो घटना होती है अपवर्तन। ठीक, तो वो घटना कौन सी होती है, अपवर्तन, और अपवर्तन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश की पहली घटना जिसमें हम प्रकाश को कण मान करके चलते हैं वो होती है परावर्तन, और प्रकाश की दूसरी घटना जिसमें हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके चलते हैं वो होती है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और जब हम लोग प्रकाश को एक कण मान करके चलेंगे तो प्रकाश का सरल रेखीय पथ होगा वो किरण कहलाएगा, और यानी कि हम प्रकाश की हम देखो ये जो प्रकाश की होगी ये दो भागों में डिवाइड होगी। प्रकाश की का जो पहला भाग होगा वो होगा किरण प्रकाश की। प्रकाश की का पहला भाग क्या होगा, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की। ठीक, तो प्रकाश की का पहला पार्ट क्या होगा, किरण प्रकाश की, और किरण प्रकाश की के अंतर्गत ही हम क्या करेंगे, इस प्रकाश को कण मान करके चलेंगे। ठीक, तो ये आपकी हो जाएगी रे ऑप्टिक्स, यानी कि किरण प्रकाश की। और प्रकाशिकी की जो दूसरी शाखा होगी, प्रकाशिकी की जो दूसरी शाखा होगी, यानी कि हम लोग पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किरण प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे, और किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम इन दो घटनाओं का अध्ययन करेंगे, परावर्तन और अपवर्तन का। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे किसमें, तरंग प्रकाशिकी में। तो प्रकाशिकी की जो अगली शाखा आएगी या प्रकाशिकी का जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा तरंग प्रकाशिकी। यानी हम इन दो चैप्टरों के माध्यम से, इन दो चैप्टरों को पढ़ करके पूरी प्रकाशिकी को ख़त्म करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की, और फिर हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स।
यानी कि तरंग प्रकाशिकी। ठीक, और दोस्तों तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत यानी कि हम लोग प्रकाश को कण मानेंगे तो किरण प्रकाशिकी पढ़ेंगे और इन दो घटनाओं का अध्ययन करेंगे, परावर्तन अपवर्तन का। और जब हम लोग प्रकाश को तरंग मानेंगे तो हम लोग तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत किन घटनाओं का अध्ययन करेंगे वो देखिए। जब हम प्रकाश को तरंग मानेंगे तो तरंग प्रकाशिकी के अंदर हम किन घटनाओं का अध्ययन करेंगे, तो तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत दोस्तों, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का। हम तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का, और उसमें पहली घटना जो आपकी होगी, जो आपकी पहली घटना होगी वो होगी व्यतिकरण। ठीक, ये आपकी होगी पहली घटना, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। इसके बाद जो दूसरी घटना का हम लोग अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत दूसरी घटना आपकी यहाँ पर होगी विवर्तन। या इसी को हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक, और जो तीसरी घटना होगी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत, इसको हम लोग बोलेंगे ध्रुवण। यानी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश को तरंग मानते हुए हम इन 3 घटनाओं का अध्ययन करेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम इस रूप में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रकाशिकी क्या है, प्रकाश का अध्ययन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश 2 तरह का व्यवहार शो करता है, पहला कण की भांति और दूसरा तरंग की भांति। प्रकाश को अगर हम एक कण मान करके चलते हैं तो प्रकाश को कण मान करके हम प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, और प्रकाश को तरंग मान करके हम प्रकाश का अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। ठीक, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अगर हम प्रकाश को कण मान करके चलते हैं तो हम से सदैव मान के चलेंगे कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गमन करता है, और जो प्रकाश का ये सीधी रेखा वाला पथ है, जो सरल रेखीय पथ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। अगर एक रेखा है, अगर एक रेखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं किरण, और अगर यानी कि रे, और अगर किरणों का समूह है तो फिर हम उसको बोलते हैं बीम यानी कि पुंज। ठीक, और हम लोग प्रकाश को कण मान करके जिन 2 घटनाओं का अध्ययन करेंगे, सबसे पहले वो होगी परावर्तन और अपवर्तन, और हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इसी से, रे ऑप्टिक्स से। और रे ऑप्टिक्स सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, परावर्तन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन। इनको खत्म करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स में, जहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप पूरा प्रारूप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अध्ययन करेंगे सबसे पहले किरण प्रकाशिकी का, और किरण प्रकाशिकी के अंदर सबसे पहली घटना देखेंगे परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोग पूरी ऑप्टिक्स को, पूरी प्रकाशिकी को 2 भागों में पढ़ेंगे, पहली रे ऑप्टिक्स और फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरी वेव ऑप्टिक्स। तो हेडिंग लगाइए सबसे पहले रे ऑप्टिक्स। सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी। ठीक दोस्तों, अब हम लोग किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत सबसे पहले घटना को, जिस घटना को हमको पढ़ना है वो घटना है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन तो बाद में होगा, पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि प्रकाश क्या है। आखिर प्रकाश को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर किसी ने हमसे पूछा कि बताओ प्रकाश क्या है, तो हम क्या ऐसे उसको बताएंगे कि प्रकाश क्या है। तो दोस्तों देखिए, प्रकाश के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं। अगर हम लोग बात करें प्रकाश की, सबसे पहले हेडिंग लगाइए किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश यानी कि लाइट।
व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश की एक सिंपल सी परिभाषा और एक अच्छी परिभाषा बोलेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। लाइट इज अ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों में पड़कर आँखों की रेटिना को संवेदित करती है। दोस्तों हमारी आँखों में रेटिना होती है जिससे हम लोग जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उससे हमें वस्तु दिखाई देती है। आगे चैप्टर आएगा पूरा नेत्र के बारे में, तो आप लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सब चीज़ों के बारे में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों की रेटिना पर पड़कर उसे क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हमें वस्तु क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए हम एक कमरे में हैं और उस कमरे में मान लीजिए अंधेरा है, एक भी वहाँ पर लाइट नहीं है, तो होता क्या है कि हमें अपने आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन जैसे ही कमरे में लाइट जलती है वैसे ही हमें अपने आसपास की वस्तुओं क्या होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइट जलती है, जब प्रकाश आता है तो वो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे कि वस्तु हमें क्या होने लगती है, दिखाई देने लगती है। तो अगर हम लोग प्रकाश की एक सिंपल सी परिभाषा पढ़ें, अगर एक सिंपल सी परिभाषा देखें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रकाश है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक, सही बच्चे अपनी कॉपी में पूरी परिभाषा लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों की रेटिना पर हमारी आँखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तुओं को दिखाती है। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आँखों को संवेदित करके हमें अपने आसपास की वस्तुओं को दिखाती है। ठीक, तो दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो हम समझ गए। लेकिन अगर हमें इसकी एक स्टैंडर्ड परिभाषा बतानी हो तो हम इसको क्या बताएंगे और प्रकाश को हम एक अलग तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है दोस्तों, आगे एक चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहाँ पर हम लोग कई सारी तरंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो गामा किरणें यानी गामा रे, फिर एक्स किरणें, फिर होती हैं यू यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें, फिर होती हैं विजिबल यानी कि दृश्य तरंगे, फिर होती हैं IR यानी कि इंफ्रारेड औरक्त किरणें, फिर M और R। ये सारी किरणें जो दोस्तों हैं, ये कौन सी किरणें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरणें, विजिबल यानी कि दृश्य तरंगे, इंफ्रारेड यानी कि औरक्त किरणें, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म तरंगे, और आर मतलब रेडियो यानी कि रेडियो तरंगे। ये सारी तरंगे कौन सी हैं दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और प्रकाश भी एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये जो विजिबल, ये जो वी आपको दिख रहा है, विजिबल लाइट यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य प्रकाश, यही दोस्तों क्या है, प्रकाश है। और ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोस्तों एक खास बात होती है और वो बात इस प्रकाश में भी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में दोस्तों खास बात ये होती है कि इन तरंगों को चलने के लिए या इन तरंगों के संचरण के लिए दोस्तों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश के संचरण के लिए, प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों,
तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक खास बात होती है कि इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि माध्यम हो तो भी चलेगा प्रकाश, और माध्यम ना हो तो भी चलेगा। एक एग्जाम्पल से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर हम लोग किसी कमरे में मान लो टॉर्च से कोई वस्तु देखते हैं, ठीक है, और हमें तो क्या होता है कि हमारे और उस वस्तु के बीच, जिसको हम टॉर्च से देख रहे हैं, उस वस्तु के बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी लेकिन प्रकाश क्या होता है कि उस वस्तु तक पहुंचता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो हमारे और सूर्य के बीच में, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो हमारे सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक क्या होता है, पहुंचता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम नहीं है, जब हमारे और सूर्य के बीच में कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश हमारे पास तक पहुंच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, प्रकाश चलेगा। ठीक, तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए दोस्तों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारी तरंगें, ये सारी तरंगें कौन सी तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इनमें फ़र्क किस बात का है दोस्तों, इनमें फ़र्क होता है तरंग दैर्घ्य का, इनमें फ़र्क होता है इनके गुणों का। अगर हम गामा किरणों के सामने 1 मिनट भी खड़े हो जाएं तो हम जल करके भस्म हो जाएंगे, जबकि रेडियो तरंगों के सामने हम अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं और हमें कुछ नहीं होता है। अब रेडियो तरंगें है कहाँ, जो हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं वो रेडियो तरंगें हैं, ठीक है। तो गामा किरणें के सामने हम लोग 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं, और रेडियो के सामने अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। इसका मतलब कि इनमें अंतर है तरंग दैर्घ्य का, इनमें अंतर है आवृत्ति का, इनमें अंतर है इनके गुणों का। लेकिन ये है कौन सी, सब विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रकाश किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। ये बात आप लोग अपनी कॉपी में लिखते रहें कि प्रकाश का जो वेग होता है या प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। दोस्तों, प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। अगर हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लीजिए अगर हमने एक माध्यम ये ले लिया और हमने ये माध्यम ले लिया कांच, फिर हमने इसी के आगे एक दूसरा माध्यम ले लिया और ये माध्यम मान लीजिए कि हमने ले लिया जल, और अगर हमने मान लीजिए तीसरा माध्यम एक ले लिया और ये माध्यम हमने ले लिया मान लो निर्वात, ठीक। तो हमने यहाँ पर 3 अलग अलग माध्यम ले लिए। जैसे मान लीजिए हमने कांच ले लिया, जल ले लिया, निर्वात ले लिया। अगर मान लो कि इस तरफ से प्रकाश आएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर इस तरफ से क्या आएगा, प्रकाश आएगा, इस तरफ से जो होगी वो लाइट आएगी, तो हमने क्या कहा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम जैसा भी हो प्रकाश चलेगा। तो प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर भी चलेगा, यहाँ पर भी, जल में भी और चलेगा निर्वात में भी। लेकिन इन तीनों में फ़र्क किस बात का होगा, इन तीनों में फ़र्क होगा प्रकाश की चाल का। तीनों ही माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी, ठीक। कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी, जल में प्रकाश की चाल उससे ज़्यादा होगी, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। दोस्तों, आप जो जानकर खुशी होगी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी वो सबसे ज़्यादा होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, हम सभी लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, और अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं C से, और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मैं आपको ये बताऊं कि 3 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 10⁸ यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं यहाँ से, यानी कि मीटर पर सेकंड हो गया, और अगर मैं यहाँ से 3 जीरो हटा दूँ तो ये हो जाएगा किलोमीटर में। यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ये हो जाएगा 3 लाख
यानी कि प्रकाश की चाल होती है कितनी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। जरा सा इमेजिन कीजिए कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। लेकिन फिर भी बात यह है कि जब प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है, फिर भी बात यह है कि प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। ठीक, अब सोचिए हम सूर्य से कितना दूर बैठे होंगे। सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है, यानी कि अगर आप एक पलक झपकाएंगे और उस पलक में प्रकाश, पलक झपकाने में उस प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल चुका होगा। तो प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की चाल से चलता है, लेकिन तब भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगभग लग जाता है। लगभग में ये टाइम है 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। यानी कि जो सनलाइट है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सूर्य का प्रकाश है यानी कि जो सनलाइट है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। ठीक, तो सूर्य से हम लोग बहुत दूर हैं, इसका मतलब बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लग जाता है दोस्तों। ठीक, तो ये हम लोग ने प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन किया कि प्रकाश आखिर है क्या। हम सभी लोग जानते हैं, बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों की रेटिना को संवेदित करके हमें वस्तुओं को, अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि कांच हो गया, जल हो गया, निर्वात हो गया, इन सब में प्रकाश जाएगा, लेकिन प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। और सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है, निर्वात में। कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश निर्वात में 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेता है, फिर भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगभग में लग जाता है। ठीक दोस्तों, एक बात मैं यहाँ से आपको और बताऊँ, उसके बाद मैं क्लास को ख़त्म करूँगा। और वो बात ये है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक खास बात और होती है कि जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है, अगर ये कोई आवेश है और आवेश जब गतिमान होता है, यानी कि जब आवेश गतिमान होता है, तो मान लीजिए जब आवेश v चाल से अगर गतिमान है तो इसके वेग है, जो इसका वेग है उसका जो वेग का जो वेक्टर है, जो वेग की दिशा है वो कहाँ पर है, x अक्ष में है। ठीक है, तो जब भी कोई आवेश गतिमान होता है तो वो 2 तरह के क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक वैद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो जब आवेश गतिमान होगा तो वो 2 क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे तो अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए। जब भी कोई आवेश स्थिर होता है, एक स्थिर अवस्था में रखा होता है, तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिमान होता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक, तो जब ये आवेश गतिमान है तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक, तो अगर मान लीजिए ये इसका y अक्ष है, तो दोस्तों ये y अक्ष में उत्पन्न करेगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि वेक्टर E। तो y अक्ष में उत्पन्न करेगा वेक्टर E, यानी कि विद्युत क्षेत्र। और जो z अक्ष हो गया, z अक्ष यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा z अक्ष, तो जो इसका z अक्ष होगा वहाँ पर दोस्तों ये उत्पन्न करेगा वेक्टर B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। और हम लोग जानते हैं कि वेग x अक्ष में है, विद्युत क्षेत्र y अक्ष में है, और चुंबकीय क्षेत्र किसमें है, z अक्ष में। और तीनों ही अक्ष एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वेक्टर E यानी कि विद्युत क्षेत्र, वेक्टर B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और आवेश के वेग की दिशा यानी कि वेक्टर V, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ठीक, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और प्रकाश के जो वेग की दिशा होती है वो तीनों एक दूसरे के कैसी होती है, लंबवत होती हैं।
ठीक। तो दोस्तों हमने प्रकाश के बारे में कुछ अध्ययन किया, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ जानी कि आखिर प्रकाश के बारे में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग कल की क्लास में, आगे की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसी का कंटिन्यू करेंगे। और अगर हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रकाश की पहली घटना, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको प्रॉपर वे में अपनी फिजिक्स को एक अच्छे रूप तक ले जाना हो और आपको जीरो से हीरो तक की फिजिक्स अगर सीखनी हो, दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और डेली अपने दोस्तों तक इसके लिंक को भेजें शेयर करके। और अपनी क्लास को प्रॉपर, आपकी क्लास डेली 4 बजे क्लास आपको क्लास होगी और आपको क्लास लेकर के अपनी फिजिक्स को एक अच्छे स्तर पर पहुंचाना है। सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश होकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।